सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। आज सैटरडे अपनी खास क्लास करने वाले हैं सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन को। अब ये क्लास खास क्यों है? अब अपने आप से पूछो, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप लॉजिक से बता सकते हो कि ये वर्ड इससे पहले क्यों आया, या फिर इस वर्ड के बाद में इस वर्ड का क्या काम था, इन दोनों वर्ड्स को साथ में क्यों लिखा गया है, इसको पहले इसको बाद में क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ों का लॉजिक होता है इंग्लिश में। सेंटेंस ब्रेकिंग की क्लास में इसको समझते हैं। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स का दिमाग का इंग्लिश का डर निकल जाता है, लॉजिक से आपको इंग्लिश के फॉर्मूलाज समझ में आते हैं। तो चलिए शुरू कर लें। सारे सेंटेंसेस द हिंदू से उठाए हैं हमने, अच्छे लेवल के सेंटेंसेस हैं। साथ ही अपनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, YET योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। सारे मेरे कोर्सेज जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ आपको ऐप पे मिलते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। जैसे राइटिंग का कोर्स है बेसिक से एडवांस्ड, इसको आप बाय कर सकते हैं 475 में। बैंकिंग का कोर्स है 1 साल का, प्री और मेंस सभी एग्जाम्स का सारा सिलेबस और प्रैक्टिस इसमें हो जाता है कॉम्बो में। SSC का कॉम्बो भी आ चुका है, यू कैन बाय इट। ऐप पे जाएं और आज ही अपना एनरोलमेंट करें। चलिए, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस पे। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट म्यूलर इज अनलाइकली टू एंड द स्कैंडलस अराउंड रशियन इंटरफेयर इन द लास्ट US presidential election that rocked American politics for last 1.5 year। सेंटेंस को प्यार से पढ़ना है, फिर इसमें से एरर्स को करना है फाइंड। ब्रेक करूंगा तभी एरर्स निकलेंगी। कह रहा है जो जांच रिपोर्ट है ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, और किसकी भाई? इस बंदे की, स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट म्यूलर, ये इसकी डेजिग्नेशन है स्पेशल काउंसिल, और रॉबर्ट म्यूलर इनका नाम है। अपने ऐसे होता ना कि जैसे PM मोदी, तो PM उनकी डेजिग्नेशन हो गई, मोदी उनका नाम हो गया। वैसे ही स्पेशल काउंसिल इस बंदे की डेजिग्नेशन है S बड़ा C बड़ा, और रॉबर्ट म्यूलर इनका नाम है। कह रहा है जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इस बंदे की, कह रहा है ये रिपोर्ट जो है अपने आप में अनलाइकली है, बिल्कुल भी लाइकली नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और किस चीज़ के लिए भाई? ख़त्म करने के लिए, एंड कर देने के लिए उस सारे विवाद को, स्कैंडलस को। स्कैंडल वर्ड आप जानते होंगे इंग्लिश में, स्कैंडल है ना, सेक्स स्कैंडल भी आते हैं, आपने सुने होंगे। कोल स्कैंडल था, 2G स्कैंडल था। स्कैंडल का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्सीज, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म हो, है ना। तो ये स्कैंडल को, सारे स्कैंडल को एंड करने में नाकामयाब नहीं होंगे। और ये स्कैंडल किसके अराउंड है भाई? ये अराउंड है रशियन इंटरफेयर के, रशिया की दखलंदाजी के। और दखलंदाजी किस में? अमेरिका के लास्ट US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और कौन से इलेक्शंस हैं भाई? इसके लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगा के क्लोज लगाया है। वो इलेक्शंस जिन्होंने हिला के रख दिया है, रॉक या शॉक करके रख दिया है, और किसको? अमेरिका की पॉलिटिक्स को पिछले 1.5 साल से, 1.5 ईयर से। मोटा मोटा मैंने सेंटेंस आपके सामने हिंदी में बता दिया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर एरर्स को पकड़ना अपने को। कह रहे जांच रिपोर्ट है इस आदमी की, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, ये फिर भी अनलाइकली है, असंभावित है कि ये ख़त्म कर पाएगी। और ख़त्म उस स्कैंडल को, उस कंट्रोवर्सी को, उस विवाद को जो रशिया की इंटरफेरेंस के, रशिया के दखलंदाजी के इर्द गिर्द है, अराउंड है। और ये दखलंदाजी हुई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनावों में पिछली बार के। और वो चुनाव जिन्होंने हिला के या रोक करके रख दिया अमेरिका की पॉलिटिक्स को पिछले 1.5 सालों से, लास्ट 1.5 ईयर। चलिए अब क्या करेंगे, इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। सारे वर्ड्स को मैंने अलग अलग कलर्स दे दिया है। अगर ग्रीन कलर में कुछ दिखे तो नाउन, डार्क ब्लैक कलर में दिखे तो प्रेपोजिशन, ब्लू कलर में दिखे तो एडजेक्टिव, येलो कलर में मिलेगा कंजंक्शन, रेड कलर में मिलेंगी वर्ब्स और इन्फिनेटिव्स, वर्ब और इन्फिनेटिव्स, और पिंक कलर में मिलेंगी आपको एडवर्ब्स। अगर कहीं आई होगी तो पिंक कलर में एडवर्ब मिल जाएगी। तो ये आपको पता है, कलर्स मैं हर बार देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सको। डिक्शनरी साथ में खोल खोल के देखते रहना, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। अब 3 रूल्स हैं अपने पास SBT के, सेंटेंस को ब्रेक करने के। तीनों रूल्स फटाफट दिमाग में बिठा लो। रूल नंबर 1, सेंटेंस में, हर सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। और सब्जेक्ट कौन बनेगा सर? सब्जेक्ट बनेगा ग्रीन कलर का वर्ड, यानी कि नाउन। नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, और वर्ब की ING फॉर्म जेरेंड भी बन सकती है। जनरली तीनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, तो ग्रीन कलर में नाउन्स। रूल नंबर 2, हर सब्जेक्ट को कम से कम एक वर्ब आपको जरूर देनी है। मान लीजिए एक सेंटेंस में 5 सब्जेक्ट्स मिले, तो 5 वर्ब्स तो आपको रखनी ही है।
आप हो सकते हैं 15 भी रख दो, हो सकते हैं 25 भी रख दो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 5 वर्ब्स तो होंगी 5 सब्जेक्ट्स के लिए। तो रूल नंबर 2 ये है, जितने सब्जेक्ट एटलीस्ट उतनी वर्ब्स। अब आ जाओ रूल नंबर 3, ये जो आप डार्क ब्लैक में देख रहे हो ना, अराउंड, ऑन, इन और फॉर, दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। रूल नंबर 3 कहता है कि प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा ग्रीन कलर का वर्ड होगा, यानी कि नाउन। तो नाउन की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट भी वही बनता है, ऑब्जेक्ट भी वही बनता है ना। चलो अब इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे तीनों फॉर्मूलाज पे चलते हुए। सबसे पहले आपको दिखा इन्वेस्टिगेशन नाम का एक नाउन, उसके बाजू में एक और नाउन रखा है रिपोर्ट नाम का। दोनों नाउन को एक साथ में मिला दो, दोनों को मिलाने पे इसका मतलब क्या बन जाएगा, जांच रिपोर्ट। जब भी दो नाउन्स एक साथ मिल जाएं और उनका एक कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो, किसी तीसरे नाउन को वो बना बैठे, जैसे लेमन है, लेमन मतलब नींबू, टी मतलब चाय। अब लेमन टी मैंने बना दी ना दोनों को जोड़ के, तो ये एक नई डिश बन गई, एक नई ड्रिंक बन गई। तो लेमन टी का ना लेमन से कुछ खास कनेक्शन है ना टी से कुछ खास कनेक्शन है, लेमन टी तो एक नई चीज़ है ना। स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स और कार को मिला करके स्पोर्ट्स कार बनाई गई है। अब इसका ना स्पोर्ट्स से कोई खास कनेक्शन है ना कार से कोई खास कनेक्शन है, ये अपने आप एक नई एंटिटी बन चुकी है। वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट ने जांच रिपोर्ट नाम का एक नया नाउन बनाया। कंपाउंड नाउन को बनाएंगे आप अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, सेंटेंस का वो नाउन जिससे पहले कोई वर्ब ना आ रही हो या कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो, ऐसा पहला नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट मिल गया आपको, रूल नंबर 1। आगे बढ़ो। अब रूल नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट को वर्ब देनी है, लेकिन यहाँ देखिए आपको ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में अब रूल नंबर 3 आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट 4 हैं, स्पेशल भी है, काउंसिल भी है, रिपोर्ट भी है और म्यूलर भी है, लेकिन ये चारों चीज़ें एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, पीएम मोदी इज़ कमिंग, तो भाई कौन आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, दोनों साथ में आएंगे अलग अलग आएंगे? अरे भाई मोदी ही पीएम है, पीएम ही मोदी है, ये एक ही आदमी का नाम है पीएम मोदी। पीएम इनका ओहदा है, मोदी इनका नाम है। वैसे ही रॉबर्ट म्यूलर का ओहदा है स्पेशल काउंसिल, एस बड़ा सी बड़ा, तो ये एक ही आदमी है स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट म्यूलर। ये पूरा का पूरा बन गया इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, चारों अलग अलग नहीं बनेंगे, चारों मिलके ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब आगे बढ़ो। सब्जेक्ट आपने देखा सिंगुलर था, रिपोर्ट के पीछे कोई एस नहीं आ रहा था, अब इसको मिल गई आपके आगे वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट की आपने वर्ब ढूंढ ली। और आगे बढ़ो। अनलाइकली, अनलाइकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऐसे मेरे कहने पे मत जाओ, डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी को खोलो, यहाँ पे डालो अनलाइकली, आपको दिखाएगा एडजेक्टिव, है ना। लाइकली, अनलाइकली, इसकी नाउन फॉर्म होती है अनलाइकलीनेस। इस तरह से इनके अलग अलग फॉर्म्स को आप निकालने की कोशिश किया करो। अब आप ये जो एडजेक्टिव देख रहे हो ना, ये आया है लिंक वर्ब के बाद में। लिंक वर्ब क्या होती है, बी फैमिली की इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, 8 वर्ब्स होती हैं। इन 8 वर्ब्स में से कोई भी वर्ब अकेले आ जाए, जैसे इज अकेला आ गया, आर अकेला आ गया, वॉज अकेला आ गया, वर आ गया, तो वो कहलाता है लिंक वर्ब और अपने बाद में एक नाउन या एडजेक्टिव को ले लेता है। इस नाउन को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे मैं ऐसा बोल दूँ, ही इज स्मार्ट, इज यहाँ पे लिंक वर्ब होगी, इज अकेले आया हुआ है, स्मार्ट हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ही हो गया सब्जेक्ट। तो ये स्मार्ट जो है ही को डिफाइन कर रहा है ना, इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वैसे ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, इसको जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अनलाइकली नाम का वर्ड। ये रिपोर्ट अपने आप में अनलाइकली है। और आगे बढ़ो। आगे मिला आपको 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, है ना, सिंपल इन्फिनेटिव। अब ये सिंपल इन्फिनेटिव जो है ना, एक एडजेक्टिव के बाजू में आया तो एडवर्ब का काम कर रहा है, बस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब बन गया, है ना, एडवर्बियल सिंपल इन्फिनेटिव। और आगे बढ़ो। ये इन्फिनेटिव ने वर्ड से रिप्लाई किया स्कैंडुलस का। देखिए क्या एंड करना है भाई, एंड करना है स्कैंडल को। जिस चीज़ ने क्या का रिप्लाई कर दिया किसी भी वर्ब से, चाहे मेन वर्ब से, चाहे इन्फिनेटिव से, चाहे जीरेंट से, चाहे पार्टिसिपल से, वो वर्ब क्या करती है, उस नाउन को अपना ऑब्जेक्ट मान लेती है। तो यहाँ पे एंड वर्ब से, एंड इन्फिनेटिव से रिप्लाई किया स्कैंडुलस ने, तो स्कैंडुलस बन गया इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ड से रिप्लाई कर रहा है इसलिए। और आगे बढ़ो। अराउंड प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है रशियन इंटरफेयर। रशियन एडजेक्टिव भी हो सकता है, हमने नाउन बना दिया है। वैसे रशिया की इंटरफेयर की बात हो रही है, तो रशियन इंटरफेयर, रशिया की दखलंदाजी, अराउंड का ऑब्जेक्ट। और आगे बढ़ो। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा करने हैं, अमेरिका के
राष्ट्रपति का चुनाव। तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगेन एक कंपाउंड नाउन है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इस इलेक्शन के बारे में बता रहा है, ये वो वाले इलेक्शन जो अभी अभी होके गए हैं, लास्ट यूएस इलेक्शन। और आगे बढ़ो, अब देखो इलेक्शन के बारे में कुछ बताया गया दैट नाम के रिलेटिव नाउन को यूज करके। कौन से इलेक्शन? जिन्होंने रोक किया था, वो इलेक्शन जिन्होंने हिला करके यानी रोक करके रख दिया था, दैट रोक्ड। अब ये दैट हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब होगी इसकी रोक्ड, वर्ब नंबर 2। अब क्या रोक किया था? रोक किया था पॉलिटिक्स को, अमेरिकन को। पॉलिटिक्स बन गया रोक वर्ब का ऑब्जेक्ट, अमेरिकन बन गया एक एडजेक्टिव पॉलिटिक्स को मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ की पॉलिटिक्स? अमेरिका की पॉलिटिक्स, तो अमेरिकन पॉलिटिक्स, ठीक है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या रोक किया था भाई? व्हाट डिड इट रोक? इट रोक्ड पॉलिटिक्स, तो रोक पॉलिटिक्स बन गया इसका ऑब्जेक्ट। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ईयर, और ईयर कितना है? लास्ट 1.5, तो 1 और हाफ मतलब 1.5 और लास्ट मतलब आखिरी, तो पिछला 1.5 साल जो है ऐसा होता आया है। मेरे ख्याल से सेंटेंस मैंने ब्रेक कर दिया सारा, एक बार इसको रिपीट करता हूँ। मेरे ख्याल से 1-2 एरर्स आपको दिख भी गई होंगी और बाकी की अपने अब ढूंढ लेंगे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपका मेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट नंबर 1। इसकी वर्ब है अनलाइकली, वर्ब नंबर 1। इस सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में मिला दिया है अनलाइकली को सब्जेक्ट से, तो अनलाइकली बन गया यहाँ पे एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रिपोर्ट के लिए। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट म्यूलर। टू एंड यहाँ पे एडवर्बियल इन्फिनिटिव है, अनलाइकली को मॉडिफाई कर रहा है। अनलाइकली किस चीज़ में भाई? इस काम को पूरा करने में। एंड करना है स्कैंडलस को, स्कैंडलस नाम के नाउन ने एंड जो है इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन के दिखाया, वर्ड से रिप्लाई करके दिखाया। इसके बाद अराउंड प्रेपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट है रशियन इंटरफेरेंस। ये इंटरफेयर एक नाउन है, इसका मतलब होता है दखलंदाजी, और रशियन एक एडजेक्टिव है। चाहो तो इसको कंपाउंड नाउन मान लो और चाहे इसको एडजेक्टिव, इसको नाउन मान लो। आगे इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पूरा एक ही कंपाउंड नाउन है। लास्ट ने इस पूरे नाउन को मॉडिफाई किया है पिछले वाले इलेक्शंस, एक एडजेक्टिव बन के। इलेक्शन के लिए एक पूरा रिलेटिव क्लोज आया है, दैट रोक्ड अमेरिकन पॉलिटिक्स। दैट को एंटीसीडेंट माना हुआ है इस रिलेटिव नाउन ने, सब्जेक्ट नंबर 2, और इसकी वर्ब है रोक्ड, वर्ब नंबर 2 V2 के अंदर, है ना। अब क्या रोक किया? रोक किया पॉलिटिक्स को अमेरिका की, तो अमेरिकन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गया ऑब्जेक्ट रोक नाम की वर्ब का। फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ईयर, सालों के लिए, और साल कितने? पिछला 1.5 साल, लास्ट 1.5। अब कुछ एरर्स आपको पकड़ में आ गई होंगी। सबसे पहली और सबसे सिंपल वाली एरर देखो, स्कैंडुलस क्या है? एंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एंड इन्फिनेटिव का, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो किसको बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे नाउन को। नाउन मतलब ग्रीन कलर के वर्ड को। लेकिन क्या ये स्कैंडुलस नाम का वर्ड नाउन है? चेक कर लेते हैं। स्कैंडुलस है ना, देखो ये तो एडजेक्टिव निकला। हमने क्या किया है? नाउन की जगह पे स्कैंडुलस, विवादों भरा, स्कैंडुलस, इस एडजेक्टिव को यूज किया हुआ है। टू एंड इन्फिनिटिव एक नाउन लेगा, स्कैंडुलस एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है स्कैंडल यानी कि विवाद। तो स्कैंडुलस मत लिखो, यहाँ पे लिखो स्कैंडल। आगे ना बात समझ में? इन्फिनिटिव का, वर्ब का, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं लिंक वर्ब के बाद, बस इतनी उनके पास हिम्मत है। यहाँ पे इस एडजेक्टिव की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है एंड नाम के इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो इस एडजेक्टिव को हमने रिड्यूस कर दिया इसकी नाउन फॉर्म में। स्कैंडलस मतलब विवाद भरा, स्कैंडल मतलब विवाद यानी कि एक नाउन, तो हमने यहाँ लिख दिया स्कैंडल। आ गई बात समझ में? एरर नंबर 1। अब देखो एक और एरर है, अराउंड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया हमने रशियन इंटरफेयर को। इंटरफेयर नाम के वर्ड को चेक करो, दखल अंदाजी करना, ये एक वर्ब है। सर जी वर्ब को है ना आप कभी भी नाउन की जगह यूज नहीं कर सकते। अगर उस वर्ब की नाउन फॉर्म है तो नाउन फॉर्म यूज करो। आप यहां लिखो इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। आ रही है बात समझ में? और या फिर नाउन फॉर्म ना हो तो उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दो, तो यहां लिख दो रशियन इंटरफेरिंग। हालांकि यूज अपने इंटरफेरेंस को करेंगे क्योंकि वर्ब का नाउन फॉर्म है। जिन वर्ब्स के नाउन फॉर्म्स होते हैं उन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म लगा के जीरेंड बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इस केस में अराउंड को हम इंटरफेरेंस लिखेंगे, नाउन फॉर्म से इंटरफेयर को चेंज करेंगे। जब तक वर्ड्स नहीं पकड़ोगे ना, ये जो बता रहा हूं आपको किसी भी चैप्टर में नहीं आता इंग्लिश के, ये आप नाउन चैप्टर में, प्रोनाउन चैप्टर में, पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं भी जाके जो है ना कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे।
ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, जो अपनी जगह पे आएगा उसको वहीं पे रखना है। नाउन की जगह पे वर्ब यूज़ नहीं करनी, नाउन की जगह पे एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना। तो इसको हमने वर्ब फॉर्म से नाउन फॉर्म में बदल दिया, इंटरफेरेंस बना दिया, इंटरफेयर से इंटरफेरेंस बना दिया, है ना। एरर नंबर 2। अब आ जाओ तीसरा नंबर एरर, आ रही है पकड़ में। चलो तीसरी वाली आसान है। जब भी डेजिग्नेशन प्लस नेम का कॉम्बो लगाते हो तो उसके आगे द नहीं आता, पता है ना। जैसे आपने लिखा पीएम मोदी, अगर पीएम और मोदी दोनों एक साथ आ गए, दोनों वर्ड्स, तो पीएम के आगे द नहीं लगाओगे। पीएम मोदी इज कमिंग, तो इसके आगे ऐसा कभी नहीं लिखना द पीएम मोदी इज कमिंग। हाँ, द कब लगेगा? अगर पीएम के साथ में मोदी ना लगाया जाए, अगर नेम ना हो डेजिग्नेशन के साथ, तो डेजिग्नेशन अपने आगे द को ले लेगी, छोटी हो या बड़ी हो। द प्रिंसिपल, द पीएम, द प्रेसिडेंट, द मैनेजर, द सीईओ, है ना, जो भी है, छोटा बड़ा उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो इस केस में जो आप द देख रहे हो ना, ये गलत है। ये सिर्फ स्पेशल काउंसिल के लिए आ सकता है, रॉबर्ट म्यूलर लगने की वजह से इस द को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये तो थी आपकी एरर नंबर 3, ठीक है। और एरर्स ढूंढ के दूं 1-2? चलो एक एरर और देख लेते हैं। आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं ऐसा 1 ईयर, क्या इसके आगे एस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 1 क्या है? 1 सिंगुलर है, 1 साल की बात हो रही है, तो 1 साल के साथ में तो आपको सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना है, इतना तो आप जानते ही हो। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 एंड अ हाफ ईयर, अब बताओ इसके आगे एस लगाएं या ना लगाएं? मान लो ऐसा लिखूं 1 एंड अ हाफ ईयर, तो ईयर्स लिखूं या ईयर लिखूं? अब आप बोलोगे सर 2 तो नहीं हुए, 1 और हाफ मतलब 1.5 हो गया। 1 पे हम बोलते हैं सिंगुलर, 2 पे हम बोलते हैं प्लूरल, 1.5 पे क्या करें? ध्यान रखो, जैसे ही 1 से ज़्यादा हुआ वो अपने आप प्लूरल हो जाता है। 1 एंड हाफ लिख रहे हो तो ये ईयर्स ही होगा, इसको आप 1 एंड हाफ ईयर नहीं लिख सकते हो। 1 से अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया ना, हवा भर भी, अपने आप वो प्लूरल हो चुका है। आई बात समझ में? तो एक एरर तो यहाँ पे ये है कि 1 एंड हाफ के आगे ईयर्स लगाना चाहिए, है ना। हाफ की जगह यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था 1 एंड अ क्वार्टर, उस केस में भी ईयर्स लगाते हैं। क्वार्टर का मतलब चौथाई, तो 1 से 1/4 हो जाता, तब भी एस लगना था, ईयर से सिंगुलर से प्लूरल बनाना था। तो चौथी एरर आपकी ये हो गई, ठीक है। ईयर्स लिखना चाहिए आपको, 1 एंड हाफ मतलब 1.5 होता है। अब आ जाओ 5वीं, हाफ के आगे अ लगाओ। कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता 1.5 को 1 एंड हाफ, ऐसा नहीं लिखा जाता। कभी भी 1 से 1/4 को, 1/4 को 1 एंड क्वार्टर, ऐसा नहीं लिखा जाता। आपको यहाँ लिखना चाहिए 1 एंड अ हाफ एंड 1 एंड अ क्वार्टर। आई बात समझ में? हाफ से पहले, क्वार्टर से पहले, कोई भी प्रोपोर्शन हो उससे पहले आपको अ भी लगाना होता है। चलो बहुत लंबा खिंच गया सेंटेंस, पर सारी एरर्स हमने पकड़ ली हैं। एरर नंबर 1 स्कैंडल लिखेंगे, एरर नंबर 2 इंटरफेरेंस लिखेंगे, यहाँ पे भी नाउन चाहिए ऑब्जेक्ट बन के, यहाँ पे भी नाउन चाहिए अराउंड का ऑब्जेक्ट बना करके। एरर नंबर 3 द को नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका नाम और डेजिग्नेशन दोनों आ चुके हैं। एरर नंबर 4 यहाँ पे लिखाना है आपको रीयर्स, है ना। एरर नंबर 5 आपको 1 एंड हाफ के बीच में अ हाफ लिखना है, अ को साथ में लगाना है। अब एक एरर इसमें और है, मैं यहाँ पे आपको 5 सेकंड 10 सेकंड देता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी दिख रही है, एक बार कोशिश करो पकड़ने की। चलो, जब भी कोई काम पास्ट में हुआ हो और प्रेजेंट में भी हो रहा हो, तो उस काम को अगर फॉर लगाया गया है, टाइम ड्यूरेशन लगाई गई है, तब आप यूज़ करके बताएं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से और या फिर खाली प्रेजेंट परफेक्ट से, है ना। इसका मतलब होता है हैज़, हैव प्लस में बीन प्लस में V3, और इसका मतलब होता है हैज़, हैव प्लस में V3। अभी एडवांस टेंसेस में किया ना 4-5 दिन पहले अपन ने ग्रामर में। पीपीसी कब लगाएंगे? जब काम पे जोर होगा, वर्क पे। और पीपी कब लगाएंगे? जब ड्यूरेशन पे जोर होगा, काम के पूरा होने की ड्यूरेशन पे। अब देखो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, 1.5 साल से ये काम हो रहा है, 1.5 सालों से झटके देता आ रहा है। तो यहाँ पे रोक्ड मत लिखो, यहाँ पे इज रॉकिंग मत लिखो, या वॉज रॉकिंग मत लिखो, यहाँ पे लिखो दैट हैज़ रॉक्ड, ठीक है। अगर इस ड्यूरेशन पे जोर देना है तो, और नहीं देना, मान लो रॉक वाले काम पे देना है, तो यहाँ लिखो हैज़ बिन रॉकिंग, ठीक है ना। तो ये एरर नंबर 6, आपको टेंस को चेंज करना पड़ेगा। काम पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों जगह हो रहा है,
हैज़ प्लस V3 लगाओ या फिर हैज़ बिन प्लस में V3 लगाओ। इलेक्शन के लिए हैज़, अगर कुछ और होता तो हैव आ जाता प्लूरल के लिए, है ना। चलो, तो ये ऐसे आपको ऐसे सेंटेंस को ब्रेक करके एरर्स को ढूंढना होता है। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, पहले इसको पढ़ेंगे फिर आराम से ब्रेक करेंगे। कह रहा था अब देखो एरर्स मुझे चाहिए, इसमें 5-6 एरर्स हैं कम से कम, मैं चाहता हूँ सब लोग इसको ट्राई दें, ठीक है। द एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस माइट हैज़ बीन मैनीफोल्ड एज द मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट मेड अटेम्प्ट्स टू टेस्ट them who do not show symptoms, and there are several evidences suggesting that a substantive proportion of people infected with the virus is asymptomatic। सेंटेंस लंबा लेकिन बहुत आसान है। कह रहे सही आंकड़ों का जो है ना, आंकड़ा जो है नंबर है इन्फेक्शंस का, हो सकता है वो चला गया हो, माइट हैज़ बिन, हो सकता है चला गया हो, जा चुका हो, और कितना, कई गुना, यानी कि मैनीफोल्ड। तो इन्फेक्शंस का जो आंकड़ा है हो सकता है कई गुना हो चुका हो। कह रहे क्यों, कह रहे क्योंकि इसलिए एज, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं जिन्होंने मेक नहीं किया है अटैम्प्ट्स को, जिन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की है, और किसको भाई, टेस्ट करने की, ऐसे लोगों को, टू टेस्ट देम। और कैसे लोग, जो नहीं दिखाते हैं कोई भी सिम्टम्स, जिनको कोविड के कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। कह रहे ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे लोगों को अभी तक टेस्ट नहीं किया, और कह रहे वहाँ पे बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सबूत और प्रमाण भी हैं, एविडेंसेस भी हैं, जो ये सजेस्ट करती हैं कि एक बहुत ही बड़ा सब्सटेंटिव, यानी कि कंसीडरेबल, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है, प्रोपोर्शन जो है, रेशो जो है लोगों का जो इन्फेक्टेड विद वायरस है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसका कोई भी सिम्टम नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब विदाउट सिम्टम। तो ऐसे बना सेंटेंस है ना। आंकड़ा तो बहुत आगे बढ़ गया होगा क्योंकि कंट्रीज जो हैं एसिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट नहीं कर रही हैं और वो वायरस को फैला रहे हैं, और बहुत सारी एविडेंस हमारे पास हैं कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन एसिम्प्टोमेटिक हमारी कंट्री में और बाहर भी आपको मिलेगी। अब आओ सेंटेंस को ब्रेक करना, लास्ट सेंटेंस है, 2 ही लेके आया हूँ मैं, बड़े बड़े सेंटेंस थे। चलो देखिए, सबसे पहले नंबर आपका सब्जेक्ट एक नाउन है, एक्चुअल यानी रियल, इस नंबर को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव बन के, एक्चुअल मतलब वास्तव में, है ना। तो ये एडजेक्टिव ये हो गया, नाउन बन गया आपका सब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इन्फेक्शंस, अगेन एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है ना, नाउन ही है। अब देखो इस सब्जेक्ट को आपको वर्ब देनी थी, वर्ब दे दी आपने माइट हैज़ बीन। तो सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 माइट हैज़ बीन। माइट हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, हैज़ आया है नंबर के हिसाब से, नंबर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान क्या दिया आपने, इस वर्ब की मेन वर्ब है बिन, और मैंने क्या बताया था, बी फैमिली की 8 वर्ब से में कोई भी वर्ब अगर मेन वर्ब बन के आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन, इनमें से कोई भी वर्ब मेन वर्ब बन के आ जाए, उसके बाद में कोई और वर्ब ना हो, तो वो कहलाती है लिंक वर्ब। अब ये माइट हैज़ बीन पूरी ही लिंक वर्ब का काम करेगी, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिंक वर्ब, हैज़ प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म, और इसके बाद में जो वर्ड आ रहा है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो सेंटेंस ऐसा है, नंबर माइट हैज़ बीन मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के। अगेन फॉर्मूला वही है, बी फैमिली की वर्ब बाद में आ रही है, सबसे लास्ट में मेन वर्ब बन के, उसके बाद में कोई और वर्ब नहीं है, लिंक वर्ब अपने बाद में नाउन या एडजेक्टिव को लेगी। तो इस तरीके से एडजेक्टिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया बिन के बाद। अब और आगे बढ़ेंगे। एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या है, नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। पहला सब्जेक्ट था नंबर, दूसरा सब्जेक्ट है कंट्रीज, अगेन एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है। मोस्ट बता रहा है ज़्यादातर को, ज़्यादातर कंट्रीज़, है ना, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, तो कंट्रीज़ को एडजेक्टिव जो है मोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है हैव नॉट मेड, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बीच में लगी हुई है नॉट नाम की एडवर्ब, हैव मेड बीच में नॉट नाम की एडवर्ब, तो सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 हैव नॉट मेड। अब देखो वर्ब के बाद में वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला एक नाउन आया, अटेम्प्ट्स। भाई क्या मेक नहीं किया कंट्रीज़ ने अटेम्प्ट्स को मेक नहीं किया, तो इस अटेम्प्ट्स नाम के नाउन को आप इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मानेंगे। व्हाट का रिप्लाई कर रहा है ना, क्या की बात कर रहा है, तो अटेम्प्ट्स नाम का नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब देखो आगे बढ़ो, इसके बाद लगा हुआ है इन्फिनेटिव। अटेम्प्ट्स के बिल्कुल बाजू में, नाउन के बाजू में एक इन्फिनेटिव आया है, बन जाएगा एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो होती है एडवर्ब। तो पहले जो आया था पिछले वाले सेंटेंस में वो एडवर्बियल इन्फिनेटिव था एडजेक्टिव के बाजू में, यहाँ पे नाउन रखा है, इसके बाजू में आया टेस्ट नाम का
एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव, ठीक है। अब देखो टेस्ट किसको करना है, जांच किसकी करनी है, इस इन्फिनेटिव से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है देम नाम का प्रोनाउन, तो देम जो प्रोनाउन है इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन गया, इसका ऑब्जेक्ट आगे बढ़ो। देम कौन लोग हैं, देम है वो वाले जो सिम्टम नहीं दिखाते हैं। इस देम के लिए पूरा रिलेटिव क्लोज है हमारे पास, हु डू नॉट शो सिम्टम। रिलेटिव क्लोज में ये कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट नंबर 3 है, वर्ब है डू नॉट शो, वर्ब नंबर 3, प्लूरल आया है, देम काफ़ी लोग हैं तो डू लगाया हमने, है ना, हु डू नॉट। देम प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से। और क्या नहीं दिखाते हैं, सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, शो वर्ब का ऑब्जेक्ट है सिम्टम्स। आपको लग रहा होगा ये चीज़ें सर ने बहुत मिक्सअप कर दी, लेकिन ऐसा ही है, सेंटेंस ऐसे ही बने होते हैं। पहले सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ रखी है, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब, दूसरे सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ रखी है ऐसे, और तीसरा सब्जेक्ट आया हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है डू नॉट शो। सिम्टम इसका ऑब्जेक्ट हो गया शो नाम की वर्ब का। अब एंड को कंजंक्शन मान लेना, मैंने ब्लू कलर देना शायद भूल गया हूँ, इसको कंजंक्शन मान ही लो, है भी ये कंजंक्शन ही। अब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट नंबर 4। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 4 जो है ना, देयर नाम की एडवर्ब के बाद मिलेगा आपको। देयर एक एडवर्ब है, आर उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट नंबर 4 होगा एविडेंसेस। आप जानते हो ना देयर एडवर्ब जो है ना वो कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करती। सब्जेक्ट मिलेगा लेकिन अपने बाद में मिलेगा, देयर के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, इन्वर्जन के साथ में देयर अपना सब्जेक्ट रखता है। तो एंड कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 4 है एविडेंसेस, वर्ब है उसकी आर, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एड वर्ब का काम करता है ना। आगे बढ़ो, सेवरल एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला एक नाउन है, सेवरल एविडेंसेस। अब देखो सजेस्टिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो वाली एविडेंसेस जो ये सजेस्ट करती हैं। आई बात समझ में, एविडेंसेस नाम के नाउन के लिए सजेस्टिंग नाम का प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज़ किया है पीपी, एविडेंसेस को मॉडिफाई करवाने के लिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन के बाजू में आए उसकी कोई और विशेषता बताए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब और आगे बढ़ जाओ, सजेस्ट क्या करेंगे, अब देखो दैट कंजंक्शन आ गई, अब आएगा सब्जेक्ट नंबर 5। सब्जेक्ट नंबर 5 है प्रोपोर्शन, और सब्सटेंटिव मतलब काफ़ी सारा, कंसीडरेबल, साइजेबल, जो आकार में बहुत बड़ा हो, तो सब्सटेंटिव ने प्रोपोर्शन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर दिया। एडजेक्टिव है सब्जेक्ट नंबर 5 के लिए, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। पीपल वो हैं जो इन्फेक्टेड हैं, V3 आई है यहाँ पे, पीपल को मॉडिफाई कर रही है, ये है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ब्रोकन हार्ट, बर्न्ड हाउस, है ना, इन्फेक्टेड पीपल, ऐसे लोग जो इन्फेक्ट हो चुके हैं पास्ट में, जिनको कोविड हो चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। देखो यहाँ था प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों में फ़र्क आप कर चुके हो बेसिक्स में, कब कौन सा लगाया जाता है। तो ये V3 पार्टिसिपल है, पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, वो पीपल जो इन्फेक्टेड है। विद प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है वायरस। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 5 की वर्ब है इज, वर्ब नंबर 5, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगेन ये लिंक वर्ब है, अपने बाद में एसिम्टोमेटिक नाम का एक एडजेक्टिव लेके बैठी है। एसिम्टोमेटिक मतलब विदाउट सिम्टम्स। थोड़ा लंबा सेंटेंस है मैं जानता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही ब्रेक होता है, कागज़ पे नहीं करना है आपको रोज़ रोज़, एक बार सीख गए तो दिमाग में ब्रेक करना है। अब एक बार मैं सारा ब्रेक किया हुआ आपके सामने लिख रहा हूँ एक ग्राफिकल फॉर्म में, फिर अपने सारी एरर्स को पकड़ लेंगे फटाफट से। सब्जेक्ट नंबर 1 है नंबर, ये हमने आइडेंटिफाई किया, इसकी वर्ब निकली माइट हैज़ बीन, वर्ब नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 निकला कंट्रीज, इसकी वर्ब निकली हैव नॉट मेड। सब्जेक्ट नंबर 3 हमारे पास निकला हु, रिलेटिव प्रोनाउन था, इसकी वर्ब निकली डू नॉट शो। फिर निकला सब्जेक्ट नंबर 4, सब्जेक्ट नंबर 4 वर्ब नंबर 4 के बाद में रखा हुआ है, देयर की वजह से इन्वर्जन हुआ हुआ है। फिर मिला सब्जेक्ट नंबर 5 दैट कंजंक्शन के बाद प्रोपोर्शन, और इसकी वर्ब मिली आपको इज, यानी कि वर्ब नंबर 5। ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ है। बाकी चीज़ें आपने जोड़ ली, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल है वर्ब के एनजी फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इसको। दैट कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन है, 3 कंजंक्शन आई है ना। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस आपका बना हुआ है। एरर्स कहाँ हैं भाई, मोटी मोटी दिख रही है नहीं दिख रही? मेरे ख्याल से दिख जानी चाहिए अभी तक तो। बहुत ही सिंपल सी और मोटी मोटी एरर्स दिख रही हैं इसमें, पता है आपको। चलो एरर नंबर 1 सबसे बड़ी वाली। एरर नंबर 1 सर ये है, मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। अब ये बात आपने सुनी तो हुई है हज़ारों बार, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें इसको,
प्रैक्टिकली अप्लाई करने का तरीका ये है, कोई भी वर्ब जब मॉडल के बाद में आए आप हमेशा उसको चेक करोगे क्या वो बेस फॉर्म है या नहीं है। मॉडल वर्ब्स आप जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, है ना, ऐसी 11 मॉडल वर्ब्स हैं। बेसिक्स में आपको एक एक मैंने डिटेल में करवा दी है। अच्छा, मान लो सर मुझे समझ में ना आए कि बेस फॉर्म वो है या नहीं जो लगी हुई है, तो मैं कैसे चेक करूँगा? सीधा सा तरीका है, वही वर्ब बेस फॉर्म बनेगी जिसकी आईएनजी फॉर्म बनती है। जैसे हैव फैमिली है, हैव फैमिली में हैज़ भी है, हैज़ फैमिली में हैड भी है, और हैज़ फैमिली में हैव भी है। हैव, हैज़, हैड तीनों हैं। अगर हैव फैमिली की आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो आपने कभी भी हैजिंग नहीं सुना होगा। हैजिंग सुना है क्या? नहीं सुना। अच्छा, आपने हेडिंग सुना? हेडिंग, हेडिंग नहीं सुना। आपने सुना है तो सुना है हैविंग, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। तो हैव फैमिली की हैव ही बेस फॉर्म है, जिसके आगे आईएनजी फॉर्म लगा है वही बेस फॉर्म कहलाएगी। इसी तरीके से डू वाली फैमिली में होती है डू, डिड, डज, डज और डन। ठीक है, डन। इनमें से बेस फॉर्म वही है जिसके आगे आप आईएनजी लगा सकते हो। आप डूइंग तो लिख सकते हो लेकिन डजिंग नहीं लिख सकते, डिडिंग नहीं लिख सकते, डनिंग नहीं लिख सकते। तो डू फैमिली की जो डूइंग है ना, डूइंग जिसके आगे आईएनजी लगा रहे हो, तो डू बनी इसकी बेस फॉर्म। तो इस तरीके से आप बेस फॉर्म को पकड़े किसी भी वर्ब की। ठीक है ना। बी फैमिली की बेस फॉर्म होती है बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके आगे आईएनजी कभी भी नहीं आता, लेकिन बी के आगे आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में देखो, वी शुड हैव हेल्प्ड हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। शुड हैव प्लस में V3, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट है वी, वर्ब है शुड हैव प्लस में V3 मेन वर्ब। लेकिन ये सेंटेंस देखो, मनोज कुड हैज़ गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मनोज को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। कुड हैज़ गॉट, देखो ये सेंटेंस गलत है। अब आप बोलोगे सर गलत क्यों है? मनोज है उसके हिसाब से कुड और उसके हिसाब से हैज़, लेकिन मॉडल वर्ब अपने बाद में बेस फॉर्म लेगी। अब मनोज के हिसाब से हैज़ नहीं आएगा। सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन का चक्कर ही नहीं है। कुड, वुड, मे, माइट, शुड, वुड अगर अपने बाद में कोई वर्ब लेंगी तो इस फॉर्मूला के हिसाब से लेती हैं। तो ये जो हैव आया ना, ये वी के हिसाब से नहीं आया, और यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे भी हैव आएगा। उसका मनोज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हैव फैमिली की मेन वर्ब बेस फॉर्म हैव होती है, तो शुड हैव, कुड हैव। उसी तरीके से यहाँ भी माइट, अब देखो डू फैमिली की मेन वर्ब होती है डू, है ना, तो माइट डू। शोभा माइट डू अ ग्रेट जॉब, शोभा के हिसाब से डज मत लगाया ना, शोभा के बाद भी डू ही आएगा, माइट के बाद में बेस फॉर्म, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म। तो ये तरीका है सर मॉडल्स को पकड़ने का, है ना। चलो, बी फैमिली की बी होती है ना, इसको बी कर लेना, बी से ही बीइंग बनता है, कहने का मतलब है ये, तो अब बी ही लिखोगे। चलो, इस केस में देखो, माइट हैज़ बीन, नंबर के हिसाब से माइट हैज़ बीन गलत है, सही है? गलत है। आप नंबर के हिसाब से देखोगे नहीं, आप यहाँ लिखोगे माइट हैव बीन। मॉडल वर्ब है, अपने बाद बेस फॉर्म को लेगी। हैज़ की बेस फॉर्म मतलब जो है वो हैव होती है। तो ये तो थी मोटी मोटी एरर नंबर 1। अब देखो एरर नंबर 2, आ जाओ अलग से समझा देता हूँ आपको, बड़ी प्यारी सी एरर है। 3 वर्ड्स हैं, दे देम, और यहाँ तीसरे को लिख लेना दोज, या मैंने सही से लिखा नहीं है, ठीक है। दे देम और दोज। दे आएगा सब्जेक्टिव केस में, जब आपको दे को सब्जेक्ट बनाना हो, है ना, तब सब्जेक्टिव केस में दे। ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा आएगा देम, जब किसी वर्ब का, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना हो सेंटेंस में, तो देम। और दोज कब आएगा? चाहे सब्जेक्ट बनाना हो, चाहे ऑब्जेक्ट बनाना हो, लेकिन बाद में एक एडजेक्टिव फ्रेज या क्लोज रखा हो, चाहे सिंगल वर्ड का चाहे 10 वर्ड्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रखा हो तो उस केस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में देम लगता है, सॉरी दोज लगता है। इसको लिख लेना यार, दोज है ना, मैंने गलती से छोड़ दी है, ये तीसरा है दोज। जब भी कोई एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज आ जाए तब ना दे यूज़ होता है ना देम यूज़ होता है, आप यूज़ करते हैं दोज को। अब ये जो मैंने आपको बताया ना ग्रामर की लैंग्वेज में, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वी हेल्प्ड दे देम या दोज, हमने उनकी मदद की, तीनों में से एक को करना है चूज। हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे तीनों में से एक, और ऑब्जेक्ट वो बनता है जो देम होता है, तो इस केस में यूज़ करेंगे अपने देम को, ऑब्जेक्टिव केस वाले को। हेल्प वर्ब की ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पे देम जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, दे नहीं बन सकता, दोज नहीं बन सकता। आगे बढ़ो, दे देम या दोज हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की। अब यहाँ पे चाहिए आपको सब्जेक्ट हेल्प नाम की वर्ब के लिए, सब्जेक्टिव केस में बनेगा दे, ना तो देम आएगा ना दोज आएगा, ठीक है। यहाँ पे देम आया, ना दे आया, ना दोज आया।
अब आ जाओ तीसरे केस में, वी हेल्प्ड दे देम दोज इन नीड, हमने उनकी मदद की जो इन नीड थे, जिनको ज़रूरत थी। ठीक है, इन नीड मतलब ज़रूरतमंद, तो ज़रूरतमंद लोगों की हमने जो है मदद की। देखो हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे आपको यहाँ चाहिए था। ठीक है, यहाँ भी आप देम लगा सकते हो जैसे यहाँ लगा के आए थे, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को बताने के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज लगा हुआ है। यहाँ तो हमने उनकी मदद की, किन की हमें नहीं पता, यहाँ पे उनकी मदद की जो ज़रूरतमंद थे, जो इन नीड थे। इन नीड एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, यहाँ पे इसको करेगा मॉडिफाई। अब यहाँ पे ना देम आएगा, दे तो आ ही नहीं सकता, अब लगाओगे दोज। तो वी हेल्प्ड दोज इन नीड्स। अब जरूरी नहीं है ऐसी फॉर्म में लिखा हो इन नीड, ऐसा भी लिखा जा सकता है हु वर इन नीड। चाहे एडजेक्टिवल क्लोज आ जाए, चाहे फ्रेज आ जाए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर जो है वर्ड का एडजेक्टिव आ जाए, एक वर्ड वाला, आपको इस चीज़ से मतलब नहीं रखना है। आपको मतलब रखना है कि एडजेक्टिव रखा है या नहीं रखा। अगेन इस केस में आप दोज को चूज करेंगे, देम और दे नहीं आ सकते, है ना। इन दोनों केस में लास्ट में आपको दोज लगाना है। फर्स्ट वाले केस में देम लगाना है और सेकंड वाले केस में दे लगाना है। तो ये फॉर्मूला है सर। अगर इस फॉर्मूला पे चलो तो देखो, वो टेस्ट नहीं करते हैं ऐसे लोगों को जो सिम्टम नहीं दिखाते हैं। पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज रखा हुआ है, क्लोज रखा हुआ है आपके पास, इसको आपको मॉडिफाई करवाना है इस वर्ड को। और ये वर्ड अब देम नहीं हो सकता, टेस्ट इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एडजेक्टिव होने की वजह से अब आएगा दोज की फॉर्म में। दोज हु डू नॉट शो सिम्टम, देम नहीं आ सकता ना। अगर ये ना होता, ये ना होता, ये होता ही ना, तब यहाँ पे देम लगा के आते। अब ये है तो यहाँ पे दोज लगाएंगे एडजेक्टिव आने की वजह से। तो ये एक अच्छी वाली एरर जो आपने शायद बहुत दिनों बाद सीखी होगी। अब आ जाओ तीसरी वाली एरर। तीसरी भी बहुत सिंपल है, ये तो कई बार कर चुके हैं। ये वो सभी नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं, दैट आर नॉट काउंटेबल। आज पता नहीं मैंने नींद में बना दी लगता है, रात भर ट्रैवल कर रहा था मैं, अभी सुबह में उठ के बनाई है तो कुछ वर्ड्स रह गए मुझे ऐसा लगता है पीपीटी में। नाउन्स दैट आर नॉट काउंटेबल, नाउन्स जो काउंटेबल नहीं है, यहाँ पे नोट लगा लेना, ठीक है, नॉट काउंटेबल। अब ये कौन कौन से नाउन्स हैं? ब्रेड, पेपर, इक्विपमेंट, एडवाइस, न्यूज़, ज्वेलरी, आर्टिलरी, एविडेंस, लेजिस्लेशन और रिसर्च। ये सारे तो आप जानते हो। आज एविडेंस नाम के नाउन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है लिस्ट में। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। अब एविडेंस जो है ना, सारे सबूतों के गुच्छे को, सारे सबूतों के ग्रुप को बोलते हैं एविडेंस। एक सबूत, दो सबूत ऐसे नहीं गिना जा सकता, सारे सबूत जो है ना उनको मिला के बोलते हैं एविडेंस। तो क्या करेंगे सर, इन नाउन्स के आगे कभी भी एस को फिट नहीं करोगे। द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड 3 एविडेंसेस टू कोरॉबरेट इट्स एक्यूजिशन। प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया 3 सबूतों को अपनी एक्यूजिशन को, अपने आरोपों को कोरॉबरेट यानी सपोर्ट करवाने के लिए। तो जो आरोप लगाए थे उसके सपोर्ट में 3 सबूत पेश किए। एविडेंसेस गलत है, एस को नहीं लगाएंगे। वैसे ही ऑल ऑफ दीज ज्वेलरीज आर एक्सपेंसिव, सारी की सारी ये ज्वेलरियाँ एक्सपेंसिव हैं। अगेन ये भी प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर बनेगा, एस को नहीं लगाएंगे। वैसे ही अ फ्यू रिसेंट रिसर्चेज हैव प्रूव्ड दिस थ्योरी, कुछ रिसेंट रिसर्चेज ने इस थ्योरी को प्रूव किया है। अगेन रिसर्च एक अनकाउंटेबल लाइन है, एस या ई एस को नहीं लगाएंगे। वैसे हिज टीम हैज़ ऑलवेज गिवन हिम गुड एडवाइसेस इन द फेस ऑफ एनी चैलेंज, उसकी टीम ने हमेशा उसको अच्छी सलाह दी है किसी भी चैलेंज को फेस करने के जो है केस में। एडवाइसेज है, इसके आगे भी एस नहीं आएगा, सारों के आगे का निकाल दो एस। अब दिक्कत ये है सर, 3 एविडेंस थी तो आप कह रहे हो एस निकाल दें, तो काउंट कैसे करें? तो बड़ा सीधा सा काम है, यहाँ लिख दो 3 पीसेस ऑफ एविडेंस, यहाँ लिख दो दीज पीसेस ऑफ ज्वेलरी। प्लूरल बनाना है ना आपको, 3 के हिसाब से, ऑल के हिसाब से, तो पीसेस ऑफ लगा दो। यहाँ लगा दो रिसेंट पीसीज ऑफ रिसर्च, है ना, यहाँ भी लगा दो पीसीज ऑफ रिसर्च, और यहाँ भी लगा दो गुड पीसीज ऑफ एडवाइस। तो इस तरीके से इन नाउन्स को आप प्लूरल बना सकते हो। अगर आप पीसीज ऑफ इनसे पहले लगा दो और इन नाउन्स के पीछे का एस निकाल दो, ये बन जाते हैं प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ भी वही हुआ है सर, एविडेंस के आगे हमने एस लगाया हुआ है। देयर आर सेवरल एविडेंसेस, गलत बात है, आप यहाँ लिखोगे सेवरल। देखो वो प्लूरल है, एडजेक्टिव प्लूरल है, लेकिन एविडेंस को प्लूरल बना नहीं सकते, तो इसका एस निकाल दो और यहाँ लिख दो पीसीज ऑफ एविडेंस। वर्ब भी सेट हो गई, एडजेक्टिव भी सेट हो गया, एविडेंस भी सेट हो गई बिना इसके, और पीसीज ऑफ एविडेंस आपने लिख दिया। ऐसे इनको आपको ट्रीट करवाना है। एरर नंबर 3। अब आ जाओ एरर नंबर 4 पे। 3 तो मिल गई आपको, है ना। 4 नंबर के लिए अलग चलते हैं। रेशो, परसेंटेज और प्रोपोर्शन 3 ऐसे वर्ड्स हैं, इनमें पोर्शन भी ऐड कर लेना, 4 वर्ड्स बना लेना। पोर्शन, रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज,
इन चारों की खासियत ये है कि इनके बाद में वर्ब जो आएगी ना, वर्ब जो आएगी वो इनके हिसाब से नहीं आएगी। वो किसके हिसाब से आएगी? इनके बाद में रखे हुए नाउन के हिसाब से। अगर नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बात खत्म, इतनी सी बात है। नाउन देख लो इनके बाद का, जैसा नाउन वैसी वर्ब, बात खत्म, है ना। द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेसमेंट इज या आर हायर। वो रेशो जो स्टूडेंट्स का है जो प्लेसमेंट को गेट कर रहे हैं वो रेशो बहुत ही ज़्यादा है। रेशो आ चुका है, ऑफ के बाद में लगा हुआ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है तो रेशो की वर्ब इज नहीं होगी, रेशो की वर्ब होगी आर। ठीक है। ये जो सेकंड केस है ना, इसमें सिंगुलर वर्ब आ सकती है कुछ केसेस में। ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको? प्लूरल वर्ब जो है ना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन सिंगुलर वर्ब लगाना सेकंड केस में गलत नहीं होता। लेकिन फर्स्ट केस में प्लूरल वर्ब मत लगाया ना, कुछ भी हो जाए चाहे। रेशो, परसेंटेज, पोर्शन, प्रोपोर्शन अपने बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं। सेकंड वाले केस में भी सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले केस में प्लूरल वर्ब बिल्कुल नहीं ले सकते। अब यहाँ लगानी तो आपको प्लूरल ही है, लेकिन अगर सिंगुलर मिल जाए तो उसको एरर ना मान करके आपको मानना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस। कोई और एरर मिले तो ठीक है, मान लो ना मिले तब ये सिंगुलर और प्लूरल वाली जो है ना, प्लूरल से आप सिंगुलर बनाएंगे वर्ब को। फर्स्ट केस में तो सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल आ ही नहीं सकती। प्लूरल दिख जाए तो सीधे ही उसको सिंगुलर कर देना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। तो रेशो ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेसमेंट इज या आर हायर। तो रेशो के बाद में स्टूडेंट्स आ रहा है, प्लूरल नाउन है, इज भी ठीक है, आर भी ठीक है। एग्जाम के हिसाब से आर रखना है ध्यान में। इज अगर लगा हुआ है तो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, ना कि एरर का। दूसरा, परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी स्पेंड ऑन फूड इज लेस देन 20। जो परसेंटेज है उसकी सैलरी का जो फूड में खर्च होता है वो 20 से भी कम है। तो परसेंटेज के बाद में सैलरी आ रहा है, सैलरी इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों है? सैलरी को आप एक सैलरी, दो सैलरी, तीन सैलरी ऐसे नहीं गिनते, सैलरी को आपको पैसे में गिनना होता है। तो सैलरी अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पे इज ही लगाना है, आर नहीं आएगा। थर्ड केस में द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिप्लेस्ड इज लो। जो प्रोपोर्शन है इक्विपमेंट का जो रिप्लेस किया जाएगा वो बहुत ही कम है। इक्विपमेंट अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, पिछले वाली स्लाइड में ही आपको बताया था। इक्विपमेंट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो इस केस में भी क्या करेंगे सर? प्रोपोर्शन के बाद में अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे, आर नहीं लगा सकते, है ना। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपने क्या किया सर? सब्सटेंटिव प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद वायरस इज एसिम्प्टोमेटिक। तो पीपल के हिसाब से पीपल प्लूरल नाउन होता है, प्रोपोर्शन के बाद आ चुका है प्लूरल नाउन। आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब को लगा सकते हैं, सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बात समझ में? इज और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है बेटर चॉइस है पीपल के हिसाब से। तो 3 एरर्स होगी। अब 1-2 एरर्स और हैं, मैं आपके लिए छोड़ूं या खुद से मैं ही करवाऊँ या ढूंढ पाओगे? चलो, ये एरर है सर द वाली। अगर ज़्यादातर की बात हो तो मोस्ट बिना द के आता है। मोस्ट पीपल, मोस्ट कंट्रीज, है ना, ज़्यादातर की बात हो रही है। अगर सबसे ज़्यादा की बात हो, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे तेज हो, द मोस्ट तेज तो नहीं, द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे तेज हो। जब सबसे ज़्यादा की बात हो तब द मोस्ट को यूज़ करें, सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा, और प्लस में कोई एडजेक्टिव हो, है ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, तब आप लगाएंगे द मोस्ट को, सबसे ज़्यादा की बात हो। लेकिन ज़्यादातर की बात हो, ज़्यादातर की बात हो, उस केस में नाउन के साथ में आप लगाते हैं बिना द के मोस्ट को। ठीक है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट पीपल ऐसे लिखना होता है अपने को। तो यहाँ पे द मोस्ट कंट्रीज़ गलत है, ज़्यादातर कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे द को निकाल देंगे। एक और एरर है इसमें, सब्सटेंटिव नाम के वर्ड पे 2 वर्ड्स हैं, ये भी आप ऑलरेडी जानते हो। पहला वर्ड है सब्सटेंटिव, दूसरा वर्ड है सबस्टेंशियल। सबस्टेंशियल का मतलब होता है नोटिसेबल, साइजेबल, जो आकार में बड़ा हो, कंसीडरेबल हो, छोटा मोटा ना हो, काफ़ी हैवी हो, है ना। कोई भी चीज़ होती है सब्सटेंशियल होती है, आकार में, डिग्री में, साइज़ में बड़ी है। जैसे सब्सटेंशियल वेल्थ, सब्सटेंशियल नॉलेज, सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी, सब्सटेंशियल सैलरी, जो आकार में, साइज़ में बड़ा हो, साइजेबल हो, कंसीडरेबल हो। लेकिन जो सब्सटेंटिव वर्ड है ना, इसका मीनिंग है जो बड़ा गंभीर हो, पेंसिव हो, थॉटफुल हो।
जैसे सब्सटेंटिव आइडिया, सब्सटेंटिव डिस्कशन, सब्सटेंटिव एनवायरनमेंट। आ गई बात समझ में? सब्सटेंटिव एडवाइस। तो ये चीज़ें जो बड़ी थॉटफुल होती हैं, गंभीर होती है, पेंसिव होती हैं, वो होती हैं सब्सटेंटिव। जो आकार में, साइज में बहुत बड़ी होती हैं, सब्सटेंशियल। अब मुझे बताओ, बहुत बड़े आकार की बात हो रही है प्रपोर्शन की लोगों के, या बहुत ही गंभीर लोगों की बात हो रही है? गंभीरता से कोई कनेक्शन नहीं है इन्फेक्टेड होने वालों का। बहुत ही बड़े आकार में जो प्रोपोर्शन में लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सब्सटेंटिव नहीं, यहाँ लगाओगे सब्सटेंशियल। तो ये एक वोकैब का क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। चलिए यहीं रैपअप करेंगे अपने सेशन को। सारी एरर्स हमने निकाल ली एक एक करके, है ना। कोई एक आधी रह गई हो तो बता देना, मेरे हिसाब से वो सारी हो गई हैं, है ना। चलो, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको निकालनी है इसमें हिडन एरर्स। कम से कम 3-4 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से इसको ब्रेक करोगे। नेक्स्ट वीक की क्लास होगी, यहीं से सेंटेंस से ही क्लास को शुरू करूँगा। चारों एरर्स जो भी तीनों चारों हैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। इसी वीडियो के नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में पिंड कमेंट लिखा होगा, वहाँ पे आपको चारों एरर्स मिल जाएंगी। ज़रूर से जाओ, एरर्स को फाइंड आउट करो और मेरी वाली एरर से अपनी मैच करना। आउट ऑफ 3-4 आपको कितनी एरर्स पकड़ में आई बताना। सब लोग कमेंट सेक्शन में अपडेट करेंगे, ठीक है। चल, अच्छा, कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ऐप रिलेटेड, ये नंबर्स हैं, इन पे व्हाट्सअप कर देना। कोर्सेज अभी चल रहे हैं, डिस्काउंट्स पे फ़ायदा ले सकते हो। एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स वाले, यूपीएससी वाले सभी लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। अंटिल देन, साइनिंग आउट।